नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बॉबी ढाका और हम अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, हमने एक YouTube चैनल बनाया है और उस पर आपके लिए पढ़ाई को लेकर बहुत सारा कंटेंट लेकर हम आपके सामने आए हैं। और जैसा कि मैंने उस दिन भी बताया था, मैथ और रीजनिंग आपको अंकित सर पढ़ा रहे हैं और जीएस के कुछ जो जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और यूपी स्पेशल और इसमें हिंदी भी मैं ही पढ़ाऊँगा। ये मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है जी। हमने परसों की वीडियो में आपको बताया था इतिहास के बेसिक स्ट्रक्चर कि हम इतिहास को कहाँ किस तरीके से पढ़ सकते हैं और उसको कैसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। वो सब मैंने आपको बता दिया था और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इतिहास के स्रोत भी मैंने उसमें पढ़ा दिए थे, कौन कौन से स्रोत होते हैं। जैसे कि पुरातात्विक स्रोत और साहित्य स्रोत, दो स्रोत होते हैं, पुरातात्विक और साहित्यिक। उसके बारे में भी मैंने आपको लिखवा दिया था, लेकिन उसके बीच की जो जानकारी है वो मैं आपको आज बताऊंगा कि जैसे कि पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख हैं, कौन कौन से अभिलेख से किस किस शासक का या किस शासक के काल में वो अभिलेख लिखे गए या कितने पुराने अभिलेख हैं, वो चीज़ मैं आपको आज बताऊंगा। फिर आते हैं सिक्के। सिक्के का हमें क्या पता चलता है, कहीं से पुरातत्व से, खुदाई से कोई सिक्के निकले और सिक्कों पे हमारा अंकित है, कुछ भी अंकित है, या तो किसी शासक की फ़ोटो अंकित होगी या वो सन अंकित होगा या कुछ ना कुछ चिन्ह जरूर मिलेगा। और जिन पे चिन्ह नहीं मिला वो आहत सिक्के या पंचमांक सिक्के, वो हम आपको सब पढ़ाएंगे। तो उसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। आइए देखते हैं इतिहास के स्रोत। ये टॉपिक चल रहा था हमारा, ठीक है। इस पर थोड़ी सी लाइट भी पड़ रही है, मैं पढ़ के बता देता हूँ। इतिहास के स्रोत, इतिहास के स्रोत हमारे दो हैं। उस दिन की वीडियो में भी मैंने बताया था साहित्यिक स्रोत, अगर लिखने में कुछ त्रुटि हो जाए तो उसको नगण्य कर दीजिएगा। और एक था पुरातात्विक स्रोत। भैया पुरातात्विक स्रोत में क्या था? पुरातात्विक स्रोत में हमारे आते थे एक तो अभिलेख नंबर 1 पे, नंबर 2 पे क्या आएगा? सिक्के, नंबर 3 पे मूर्तिकला व स्मारक, ठीक है जी। और इसमें साहित्यिक स्रोत में आएगा हमारा देशी स्रोत, विदेशी स्रोत। और विदेशी स्रोत में अरबी, फारसी, चीनी, जितने भी हमारे लेखक आए थे उन्होंने कुछ ना कुछ विवरण या कुछ ना कुछ बुक लिखी थी जिसमें हमारे भारत का वर्णन या इतिहास का वर्णन मिलता है। वो सब हम पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोत में। तो आइए इसको पढ़ लेते हैं, अभिलेखों को पढ़ेंगे। इसको पूरे को मिटा देता हूं मैं। टॉपिक डालो अभिलेख। इसकी एक छोटी सी ट्रिक मैंने याद रखने के लिए बनाई है, उसको आप याद रखिएगा, ठीक है। बहुत अच्छी ट्रिक है, आप 2-3 बार में उसको प्रयास करेंगे आपको बहुत अच्छे से वो याद हो जाएगी। ट्रिक क्या है? जो मैं हिंदी में शब्द लिखूंगा उनको नहीं गिनना है, और जो इंग्लिश में लिखूंगा उससे हमारे जो इंग्लिश में वर्ड लिखूंगा मैं उससे हमारे जो अभिलेख बनेंगे, ठीक है। वो कैसे कैसे बनेंगे आइए देखते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूँ, एक पूरा सेंटेंस लिखता हूँ, मेरा भाई, मेरा भाई, PNB, PNB में AG या J, AG या J, M है G, ठीक है साहब। मेरा भाई PNB में AGM है जी। AGM कोई पोस्ट होती होगी, वो है जी मेरा भाई, ठीक है। अब इससे बनेगा क्या? P से हमारा पहला अभिलेख बनेगा प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। किसके टाइम पीरियड में?
कौन सा शासक था जिसके शासनकाल में यह प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखा गया? बताइए, तो वो कौन सा शासक था? समुद्रगुप्त। शासक का नाम था समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त के शासनकाल में तैयार हुआ। अगला आता है हमारा नासिक प्रशस्ति अभिलेख। एक दक्षिण भारत के बहुत फेमस राजा हुए हैं, उनका नाम है गौतमीपुत्र सतकर्णी। ठीक है जी, बहुत प्रतापी और बहुत ही महान शासक हुए हैं गौतमीपुत्र सतकर्णी। तो उनके शासनकाल में लिखा गया नासिक प्रशस्ति अभिलेख। उससे अगला आता है, बी को लेते हैं। बी से आएगा क्या? भीतरी। इसको साफ करके लिखते हैं थोड़ा। भीतरी अभिलेख। भीतरी अभिलेख किसके शासनकाल में लिखा गया? रुद्र दमन शासक हुआ करता था, उसके शासनकाल में लिखा गया भीतरी अभिलेख। उसके बाद में आता है ऐहोल अभिलेख। पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में लिखा गया ऐहोल अभिलेख। उसके बाद आता है जी हमारा गिरनार या जूनागढ़ अभिलेख। ये किसके शासनकाल में लिखा गया? गिरनार या जूनागढ़ अभिलेख। बोलिए, किसके शासनकाल में ये लिखा गया? रुद्र दमन के शासनकाल में। ओ सॉरी, ये जो है ना भीतरी अभिलेख, ये रुद्र दमन के शासनकाल में नहीं लिखा गया, ये लिखा गया था स्कंदगुप्त के शासनकाल में भीतरी अभिलेख। और फिर आता है हमारा, इसको ऊपर लिख देता हूं, मधुबन या बांसखेड़ा अभिलेख। ये किसके शासनकाल में भाई साहब? हर्षवर्धन के शासनकाल में। फिर लास्ट आता है हाथी गुम्फा का अभिलेख। ये किसके शासनकाल में? खारवेल। एक शासक हुआ करता था खारवेल, उसके शासनकाल में ये लिखे गए। भैया ये सारे के सारे अभिलेख मोस्ट इंपोर्टेंट है और सीधा सीधा पूछ लिया जाता है भीतरी अभिलेख किसके शासनकाल में लिखा गया, किसके शासनकाल का है। ऐहोल अभिलेख किसके शासनकाल का है? पुलकेशिन के। हाथी गुम्फा सबसे ज़्यादा पूछा गया है खारवेल के। ठीक है जी, ये साफ साफ आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद इसमें कुछ पॉइंट हैं, वो पॉइंट बनाकर लिखेंगे। इसको लिख लिया? मैं थोड़ा सा इसमें ये मिटा देता हूं पॉइंट बनाने के लिए। ये इनसे नासिक अभिलेख है, आप ध्यान रखिएगा। तो पहला पॉइंट क्या है इसमें? पहला पॉइंट लिखेंगे, सबसे प्राचीनतम अभिलेख भैया कहाँ के हैं और कौन से हैं? सबसे प्राचीनतम अभिलेख जो है वो हमारा मध्य एशिया का
बोगाज कोई अभिलेख है जो कि 1400 BC या ईसा पूर्व का है। ठीक है जी, 1400 BC या ईसा पूर्व का है। अब ये जो बोगाज कोई अभिलेख है, ठीक है जी, ये बोगाज कोई अभिलेख जो है, इससे हमें क्या जानकारी मिलती है भैया? इसमें ऋग्वैदिक कालीन देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य, मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य, इसको साफ करके लिख देता हूं मैं, नासत्य, इंद्र और नासत्य, अदत्य, ये नासत्य का वर्णन मिलता है। इसी अभिलेख से हमें ऋग्वेद के काल का पता चलता है। ठीक है साहब, इसी अभिलेख से हमें ऋग्वेद के काल का पता चलता है कि वो कौन से काल का हमारा है, ऋग्वेद। ठीक है जी। उसके बाद आता है क्या, अगला पॉइंट है हमारा, दूसरा पॉइंट है भारत में सबसे प्राचीनतम अभिलेख, भारत में सबसे प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है जी? अशोक का अभिलेख। जो कि 300 BC या इसको BC को ईसा पूर्व कहते हैं का है। ये बात हमारी समझ में आ गई। पहला पॉइंट है सबसे प्राचीनतम अभिलेख मध्य एशिया का बोगाज कोई अभिलेख है जो 1400 BC का है। इसमें ऋग्वैदिक कालीन देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य का वर्णन मिलता है। ठीक है, एक पॉइंट है। तीसरा पॉइंट कि इसको नोट बनाकर लिखें, अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। तो ये थे हमारे अभिलेख, इसको देख लो एक बार। वीडियो को रोककर इसको उतार सकते हैं। इसके बाद हमारे आते हैं सिक्के। ये टॉपिक आज पूरा इतिहास के शोध क्लियर करना है पूरा का पूरा। इसके बाद आते हैं क्या, तो इसके बाद आते हैं सिक्के। इसके अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। इसके अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। अगला पॉइंट है इसमें नंबर 1। इससे अगला पॉइंट क्या है,
सबसे प्राचीनतम सिक्के, सबसे प्राचीनतम सिक्के कौन से थे जी? पंचमार्क या आहत सिक्के थे और ये चांदी के थे। और भैया 500 BC के लगभग इनका काल यानी कि ये चलवाए गए थे 500 BC के समथिंग। ठीक है जी, 500 BC के ये माने जाते हैं ईसा पूर्व के। इससे अगला पॉइंट हमारा क्या आता है? सर्वप्रथम, ये क्वेश्चन पॉइंट है कुछ, और ये पॉइंट बार बार सवाल आपसे एग्जाम में पूछता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा पॉइंट क्या है? सर्वप्रथम लेखायुक्त सिक्के किसने चलवाए? तो वो कौन थे हमारे जिसने लेखायुक्त सिक्के चलवाए? यवनों ने। ठीक है जी, किसने? यवनों ने। ठीक है, आगे देखते हैं। सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलवाए? वो महान शासक भी यवन ही थे, यवनों ने चलवाए। उसके बाद हमारे सबसे पहले सर्वप्रथम लेखायुक्त सिक्के यवनों ने चलवाए, और सबसे पहले सोने के सिक्के यवनों ने चलवाए। ठीक है, दोनों पॉइंट में। और इससे पहले यवनों से पहले किसी ने भी सोने के सिक्के जारी नहीं किए थे, यवनों ने ही सोने के सिक्के जारी किए थे सर्वप्रथम। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा आता है सर्वाधिक सिक्के किसने चलवाए? अब ये बात कर रहा है सर्वाधिक सिक्के किसने चलवाए, चाहे वो सोने के हों, चांदी के हों, तांबे के हों, पीतल के हों, किसी भी चीज के हों, लेकिन सर्वाधिक तादाद में किसने चलवाए थे? तो वो हमारे थे मौर्य उत्तरकाल के शासक, या मौर्य उत्तरकाल में सर्वाधिक सिक्के चलवाए गए थे। अगला पॉइंट हमारा आता है सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलवाए थे भैया? सर्वाधिक सोने के सिक्के हमारे गुप्त शासकों ने चलवाए थे। सर्वाधिक सोने के सिक्के यानी कि सोने की सर्वाधिक संख्या सिक्कों की किसने चलवाई थी? वो गुप्तों ने चलाई थी। उसके बाद लास्ट है सबसे अधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए? भाई सोने में मिलावट होती है, आप सबको पता है। 18 कैरेट, 16 कैरेट और इससे सबसे हाई 24 कैरेट का होता है। तो सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? कुषाणों ने। अब इसको थोड़ा सा ऐसे भी याद रख सकते हैं, सर्वाधिक सोने के सिक्के। भाई सर्वाधिक सोने के सिक्के कहाँ
कहाँ रह सकते हैं? गुप्त तरीके से ही तो रह सकते हैं। सर्वाधिक सोने के सिक्के कौन दाब कर रख सकता है? तो जो भी कोई दाब कर रखेगा वो गुप्त तरीके से रखेगा, ठीक है जी। तो गुप्त शासकों ने चलवाए थे। और सबसे अधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने चलवाए थे, ठीक है। ये थोड़ा लिख लेंगे। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, इसको रोक कर लिख सकते हैं वीडियो को। हम अपना अगला चित्र अगला पॉइंट है चित्रकला या मूर्तिकला। अगला पॉइंट है हमारा चित्रकला या मूर्तिकला। इसमें बस दो ही पॉइंट हैं। पहला है महाराष्ट्र में स्थित अजंता एवं एलोरा की गुफाओं में बने प्राचीन चित्र, ठीक है जी। इससे हमें महाराष्ट्र में स्थित अजंता एवं एलोरा की गुफाएं हैं, उनमें हमें कुछ चित्र मिलते हैं जो हमें इतिहास की जानकारी देते हैं। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे क्या क्या हमारी जानकारी मिलती है। और दूसरा पॉइंट है हमारा, वरना वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी फिर। और दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, एमपी में स्थित धार जिले में बाघ की गुफा का मिलना। ठीक है जी, ये दोनों पॉइंट नोट करेंगे और इससे आगे हम बढ़ेंगे। अब हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज हम आपको बताने जा रहे हैं, ये उतार लेंगे, ठीक है। अब आएगा क्या, पुरातात्विक स्रोत खत्म हो गए, अब आएगा हमारा साहित्यिक स्रोत। और साहित्यिक स्रोत हमारे दो प्रकार के थे, विदेशी और देसी। देसी में भी हमारे कौन कौन से थे, लिखवाए थे उस दिन सारे आपको। देसी में भी हमारे कौन कौन से थे, ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मणेतर साहित्य और लौकिक साहित्य। इसको पढ़ने की कोई इतनी जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें एक तो रचनाएं आती हैं और साहित्य आते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई इतना कोई इम्पोर्टेंट चीज नहीं है। और फिर आता है ब्राह्मणेतर साहित्य, इसमें आते हैं दो, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इन दोनों को हम पढ़ेंगे कहाँ, वैदिक काल में। इन दोनों को हम पढ़ेंगे वैदिक काल में। अब बचा हमारा ब्राह्मण साहित्य, इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। ब्राह्मण साहित्य में भी जो वेद हैं,
वेद को भी हम ऋग्वैदिक काल में पढ़ेंगे, वेद को भी हम ऋग्वैदिक काल में पढ़ेंगे, ठीक है जी। उसके बाद आता है वेदांग, वेदांग को हम अभी देखेंगे। और उसके बाद आता है महाकाव्य, और उसके बाद आता है पुराण। ये हम अभी इसके बारे में जान लेंगे, ठीक है भैया। ये मैंने आपको लिखकर बता दिया। तो बात आती है अब वेद की। वेद हमारे कितने हैं? वेद हमारे कितने हैं? नंबर 1 पे ये चल रहा है आपका ब्राह्मण साहित्य। वेद हमारे हैं 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है जी, अथर्ववेद। ये हमारे 4 वेद हैं जिनको हम ऋग्वैदिक काल में पढ़ेंगे। लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे? इसका ही छोटा अंग होता है क्या? वेदों का ही छोटा अंग होता है वेदांग। थोड़ा साफ करके लिख देता हूं। इसका छोटा अंग होता है वेदांग। ये वेदों का छोटा अंग होता है और इनकी संख्या है 6। कौन कौन सी है 6? पहली है शिक्षा, दूसरी है ज्योतिष, तीसरी है कल्प, चौथी है छंद, 5वीं है व्याकरण और 6ठी है निरुक्त, ठीक है जी। ये हमारे 6 वेदांग हैं। उसके बाद इससे हमें इतिहास की जानकारियां मिलती हैं। और इसके बाद आता है हमारा पुराण। पुराण है हमारे टोटल 18 पुराण हैं, जिसमें से 3 पुराण बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और सबसे प्राचीन जो पुराण है वो है मत्स्य पुराण। उसके बाद आता है विष्णु पुराण। इसके बाद आता है जी हमारा वायु पुराण। मत्स्य पुराण हमें जानकारी देता है सातवाहन वंश की, और इसके संकलन करता है लोमहर्ष। इसके संकलन करता है। फिर आती है बारी विष्णु पुराण की, और विष्णु पुराण हमें जानकारी देता है किसकी? मौर्य साम्राज्य और उसके शासकों की। फिर आता है वायु पुराण, और वायु पुराण में हमें गुप्त वंश की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये हमारे 18 पुराणों में से मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 महापुराण हैं। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है, वायु पुराण है और विष्णु पुराण है। जो कि मत्स्य पुराण सातवाहन वंश की जानकारी, इसके संकलनकर्ता लोमहर्ष हैं, और विष्णु पुराण मौर्य साम्राज्य का इसमें हमें विस्तार मिलता है। वायु पुराण में गुप्त वंश का विस्तार मिलता है। उसके बाद चौथे नंबर पे आते हैं महाकाव्य। इसको पढ़ेंगे। थोड़ी सी जानकारी है इसके बारे में, ज़्यादा तो नहीं कह सकते पर थोड़ी सी जानकारी है, क्योंकि इतने ज्ञाता नहीं है कि ज़्यादा जानकारी हम महाकाव्यों के बारे में रख पाएँ, पर जो भी है वो हम आपको बताते हैं। बात आती है महाकाव्य की। हमारे महाकाव्य हैं 2। आपको पता होगा कौन कौन से हैं हमारे महाकाव्य।
एक है रामायण और दूसरा है महाभारत। ठीक है जी, एक रामायण और दूसरा महाभारत। रामायण के रचयिता जो हैं वाल्मीकि हैं। महाभारत के रचयिता जो हैं वेद व्यास हैं। इतनी जानकारी आप सबको है। इससे आगे रामायण लगभग 5वीं सदी ईसा पूर्व की मानी जाती है। रामायण लगभग 5वीं सदी ईसा पूर्व की मानी जाती है। स्टार्टिंग में इसमें श्लोकों की संख्या 6000 थी, लेकिन वर्तमान में यह संख्या 24,000 हो चुकी है। ये रामायण की थोड़ी सी जानकारी थी और ये पता होनी चाहिए। आइए अब बात करते हैं हम महाभारत की। महाभारत में थोड़ा सा इसमें भी है और इसमें भी है कि इसमें मतभेद होते हैं कि ये कोई बोलता है 5,000 साल पुराना है और इसका जो कालक्रम है, और कोई बोलता है 3,000 साल पुराना है। तो आइए देखते हैं कितना पुराना है, क्या है, वो मैं आपको सब बताऊंगा और शायद आपको समझ में भी आए। बात करते हैं महाभारत की। इसके रचयिता जो हैं वो वेद व्यास हैं और ये स्टार्टिंग में इसमें जो श्लोक थे, श्लोकों की संख्या थी वो 88,000 थी। ठीक है साहब, स्टार्टिंग में इसमें श्लोकों की संख्या 88,000 थी। तब हम इसको जय संहिता के नाम से बुलाते थे। जय संहिता हम इसको कब बुलाते थे महाभारत को? जब इसमें स्टार्टिंग में श्लोकों की संख्या 88,000 थी। लेकिन वर्तमान में यह संख्या 1,00,000 हो चुकी है। ठीक है जी, वर्तमान में यह संख्या श्लोकों की 1,00,000 हो चुकी है। और अब इसको क्या बुलाते हैं? अब इसको महाभारत बुलाते हैं। लेकिन महाभारत से पहले भी इसको बुलाते थे क्या? सप्तसहस्री या महाभारत। सप्तसहस्री या महाभारत। अब बात करते हैं कि कार्यकाल की। महाभारत कब का माना जाता है? तो कार्यकाल की बात करते हैं आर्यभट्ट के अनुसार। आर्यभट्ट ने इसका काल 3102 ईसा पूर्व माना है। कितना माना है जी? 3102 ईसा पूर्व माना है। ठीक है, ये तो हो गई पहली जानकारी। दूसरी सामान्य जानकारी क्या है? सामान्य मान्यता क्या है? सामान्य मान्यता यह है कि इसका जो काल है
वो माना गया है 900 ईसा पूर्व। ये सामान्य मान्यता है, ठीक है जी, जो सामान्य लोगों ने इसका आकलन किया। अब देखते हैं, हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि जी महाभारत काल कब का माना गया है, कि महाभारत जो युद्ध हुआ था वो अब से 5000 साल पहले हुआ था। तो अगर हम आर्यभट्ट को माने, आर्यभट्ट की बात माने, तो आर्यभट्ट के अनुसार हमारे जो बुजुर्गों की बात है वो सही होती साबित दिखाई दे रही है। कैसे? अब हमारा सन चल रहा है 2025, यानी 2000 समथिंग मान लिया, एक, जो कि एक क्या है, एक से स्टार्ट हुआ होगा तब 2025 आया। इसको माना जाता है ईसा मसीह का जन्म। जन्म इससे पहले कैसे जुड़ेंगे? इससे बाद में 1 2 3 4 होते होते 2025 आया है। इससे पीछे जब चलेंगे, यानी कि ये तो ईस्वी है और ये जैसे मैंने पहले बताया था ये ईसा पूर्व है, और ईसा पूर्व की तरफ जब हम जाएंगे तो ये सेम गिनती ऊपर की तरफ चलेगी, 2 3 4 5 6 7 8, और तब जाके आया होगा क्या, 3102, 3102 ईसा पूर्व, और यहीं पे कहीं होगा आपका 900 ईसा पूर्व। अब अगर बात माने हम आर्यभट्ट चचा की, ठीक है जी, तो इन्होंने कह दिया कि 3102 के समथिंग महाभारत का युद्ध हुआ। हमारे बुजुर्गों ने भी कह दिया अब से 5000 साल पहले महाभारत का युद्ध हुआ। तो भैया एक बात बताओ कि लोहे का जो प्रयोग हुआ वो कौन से काल में हुआ? क्या 3100 या जो 3102 ईसा पूर्व है, यहाँ लोहे का प्रयोग था? नहीं था। नवपाषाण काल आया, नवपाषाण काल के बाद 1000 तक था, 1000 से नीचे आता है ताम्रपाषाण काल, या 1500 से जो स्टार्ट होता है हड़प्पा सभ्यता, जो हमारा एक चैप्टर है उसमें हमें तांबे का ज्ञान था, लोहे का नहीं था। हड़प्पा सभ्यता के बाद आता है हमारा वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता में भी ऋग्वैदिक काल आता है। ऋग्वैदिक काल के बाद आता है हमारा 1000 से 600 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल। क्या? 1000 से 600 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल, और उत्तर वैदिक काल में हमें लोहे की जानकारी हुई। हमारी जानकारी में लोहा कि हाँ लोहे से अस्त्र बनाए जा सकते हैं, शस्त्र बनाए जा सकते हैं, और कुछ भी प्रयोग लोहे का जो हुआ वो उत्तर वैदिक काल को माना जाता है कि तब हुआ, 1000 के बाद हुआ, 1000 ईसा पूर्व के। तो कहीं ना कहीं हमारे आर्यभट्ट साहब यहाँ गलत हो जाते हैं, लेकिन नगण्य नहीं किया, मान्यता इनकी भी है, लेकिन हमारी जो सामान्य मान्यता है 900 ईसा पूर्व की वो सच हो जाती है। क्यों? क्योंकि 1000 ईसा पूर्व के बाद हमारा 900 ईसा पूर्व आता है, ठीक है जी, नीचे कोई तो चलेंगे। तो भैया जब 1000 के बाद 900 ईसा पूर्व आएगा, महाभारत काल इसको घोषित कर दिया, लोहे का प्रयोग 1000 के बाद उत्तर वैदिक काल में आया, तो कहीं ना कहीं हमारी सामान्य मान्यता सही साबित हुई। तो हमारी ये मान्यता बिल्कुल सच मानी जाती है। इस हिसाब से लेके हम कह सकते हैं कि अब से 3000 साल पहले, अब से लगभग 3000 साल पहले हमारा महाभारत का युद्ध हुआ था। ठीक है, समझ में आया? जो चीज़ समझ में ना आए वो बता सकते हैं, आप इसको रोक कर उतार सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है ब्राह्मण साहित्य हमारा कंप्लीट हुआ। ब्रह्मनेत्र साहित्य में बौद्ध धर्म, जैन धर्म आते हैं, जो कि मैंने बता दिया, आगे पढ़ाएंगे। लौकिक साहित्य में रचनाएं आती हैं, ठीक है, उसका इतना कोई महत्व नहीं है, लेकिन आगे उसको वो सारी रचनाएं हम एक साथ लिखवा देंगे। फिर आता है विदेशी साहित्य। अब बात आती है विदेशी साहित्य की, और विदेशी साहित्य में हमारे आते हैं यूनान व रोम के लेखक, चीनी यात्री जो चीन से लेखक आए वो आते हैं, और अरब लेखक आते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले
विदेशी साहित्य की। विदेशी साहित्य में भी सबसे पहला पॉइंट है हमारा यूनान व रोम के लेखक। यूनान व रोम के लेखक। तो यूनान व रोम के लेखक कौन थे? सबसे पहला लेखक था हेरोडोटस। हेरोडोट्स भी बोल सकते हैं, हेरोडोटस भी बोल सकते हैं, ठीक है जी, हेरोडोटस। और हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता था। पिता कहा जाता था, ठीक है जी। इनकी एक बुक थी, इनकी एक फेमस बुक थी हिस्टोरिका। फेमस बुक का नाम था हिस्टोरिका, जिसमें सिकंदर और पोरस के युद्ध के बारे का वर्णन मिलता है, और सिकंदर के सभी युद्धों का वर्णन हिस्टोरिका में मिलता है। फिर उसके बाद हमारे प्लिनी आए, और प्लिनी के बाद हमारे आए थे टॉलमी। एक लेखक हुए प्लिनी, और प्लिनी ने एक बुक लिखी, वो थी NATURAL, नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री, जिसमें भारत के पशुपालन व खनिज पदार्थों का वर्णन मिलता है। इसके बाद आए कौन? टॉलमी। इसके बाद आए टॉलमी, और इनकी बुक थी जियोग्राफी, और इनकी बुक थी जियोग्राफी। इसमें वर्णन क्या मिलता है जी? इसमें वर्णन मिलता है भारत के भूगोल का। व व्यापारिक मार्गों का। उसके बाद आते हैं, ये हुए यूनान व रोम के लेखक, ये हुए, ठीक है, लिख लेंगे इनको। और इसके बाद आता है आपका दूसरे नंबर पर चीनी यात्रियों का विवरण। चीनी यात्रियों का विवरण, और चीनी यात्रियों में सबसे पहला यात्री था फायान। सबसे पहला कौन आता है? फायान। और इसके बाद इन सब के बारे में आगे बहुत कुछ लिखेंगे, लेकिन अब जो मेन जानकारी हमें लेनी है कि जी इन्होंने कौन सी बुक ऐसी लिखी जिससे हमें इतिहास के बारे में या हमारे भारत के बारे में हमें पता चलता है, ठीक है। तो इसकी फेमस बुक थी फाक यू की, ठीक है जी, इसकी फेमस बुक थी फाक यू की। और जो इसके बारे में जानकारी देती है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में, इसके युद्धों के बारे में, इसके शासनकाल के बारे में, और इसी के काल में ये भारत आया था। उसके बाद दूसरा यात्री है हुइनसांग, ठीक है, हुइनसांग।
और हुएन की फेमस बुक कौन सी है? आप सभी को पता है CU की, जो कि हर्षवर्धन जो शासक हुआ उसके बारे में हमें जानकारी देती है, और ये उसी के काल में भारत भी आया था। ठीक है जी, किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में। उसके बाद स्पेस है नीचे, हाँ नीचे लिख देंगे। उसके बाद आता है क्या, तीसरे नंबर पर अरब के लेखक, अरब यात्रियों का विवरण, अरब यात्रियों का विवरण। और अरब यात्रियों के विवरण में सबसे पहले आता है अल-बरूनी। इसको बोला जाता था अबू रेहान, अल-बरूनी उर्फ अबू रेहान। इसकी एक फेमस बुक हुई है किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद। ठीक है जी, जो कि अरबी में थी। इसमें भारत की दशा के बारे में पता चलता है। फिर उससे अगला आता है क्या, पहले नंबर पर अल-बरूनी, दूसरे नंबर पर था इब्न बतूता, इब्न बतूता। ठीक है जी, इब्न बतूता। और इसकी फेमस बुक है रिहला, इसकी फेमस बुक है रिहला, जो मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, और इसके बारे में इसने इसमें जानकारी दी थी। और बाद में इसको काजी की उपाधि दी थी मोहम्मद बिन तुगलक ने, और अपना राजदूत बनाकर चीन भेज दिया था। ठीक, किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो ये कुछ आज का हमारा जो टॉपिक था इतिहास के स्रोत, वो समाप्त होता है। अगला कल टॉपिक हम लेंगे लेखन प्रणाली के आधार पर इतिहास के स्रोत। और लेखन प्रणाली के आधार पर इतिहास के स्रोत आते हैं, जैसे कि हमारे आते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, जैसे मैंने पहले बताया था, प्राग ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। और प्राग ऐतिहासिक काल को हम पढ़ेंगे उसमें लेखन प्रणाली में, क्योंकि उसमें हमें हमारा पाषाण काल जो है वो कवर हो जाता है। पाषाण काल में हमारा क्या था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अगर हम जैसे बात करते हैं कि आग का आविष्कार कब हुआ, पहिए का आविष्कार कब हुआ, तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ और पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। सबसे सूक्ष्म औजार जो होते थे वो मध्य पाषाण काल के होते थे, जो सींग से बनाए जाते थे और हड्डियों से बनाए जाते थे। और उससे पहले जो पूरा पाषाण काल है उसमें हमारे जो औजार होते थे वो नुकीले पत्थरों के होते थे। फिर हमारे नव पाषाण काल में बहुत पॉलिशदार पत्थरों के औजार, छोटे छोटे औजार बनाए गए। तो वो सब हम पढ़ेंगे लेखन प्रणाली के आधार पर, वो छोटा सा चैप्टर है। उसके बाद हमारी हड़प्पा सभ्यता आएगी, हड़प्पा सभ्यता के बाद आगे हमारा वैदिक काल आएगा। वैदिक काल में हम ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे, और उसके बाद हमारा महाजनपद काल। ऐसे स्टार्ट होते होते हम आपको पूरी जानकारी इतिहास की देंगे, और आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारा ऐसे ही साथ दीजिएगा। और मैं आपसे यही विनती करता हूँ कि अभी हमारे पास उतनी फैसिलिटी नहीं है जैसे कि डिजिटल बोर्ड वाली, तो इसी से हम आपको पढ़ा रहे हैं। अगर कोई भी बात आपको समझ में ना आए, कोई लिखी हुई या कोई बोली हुई बात समझ में ना आए, तो आप हमसे बता सकते हैं, और हम आपके लिए उसका कोई ना कोई और साधन तलाश करेंगे। धन्यवाद।